आप काम करिए जो है मनरेगा को आगे बढ़ाने का, जिससे लोगों को रोज़गार मिले। आप काम करिए औद्योगिक जो विकास का दर ठप हो गया आपकी सरकार में आने के बाद, माइनस में चला गया औद्योगिक विकास दर, उस औद्योगिक विकास दर को फिर से 10% पहुँचाने की ज़रूरत है, तब जाकर देश आगे बढ़ेगा। नमस्कार, मैं अब्दुल बासित। आप देख रहे हैं लास्ट लाइन न्यूज़। इस वक्त हमारी लास्ट लाइन की टीम मौजूद है अखिलेश पति त्रिपाठी जी के पास, जो मॉडल टाउन से एमएलए हैं आम आदमी पार्टी से। तो इनसे हमारा सवाल जो है यही रहेगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी है, आम आदमी पार्टी आम आदमी के लिए, लेकिन आम जनता ही परेशान है। तो सिलसिलेवार तरीके से हम इन्हीं से बातचीत करते हैं कि आम जनता क्यों परेशान है। सर नमस्कार, स्वागत है आपका लास्ट लाइन में। आपका भी स्वागत है अब्दुल भाई। सर ये बताइए कि जो इस समय दिल्ली के हालात चल रहे हैं, लॉकडाउन चल रहे हैं, आरोप प्रतिरोध चल रहे हैं, कुछ सेंटर के जो है आप लोग जो है आरोप लगाते हैं, सेंटर आप लोगों पे आरोप लगाती है, लेकिन इस सारे आरोप प्रत्यारोपों में आम जनता कब तक पिसती रहेगी? देखिए, आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में जब से आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व बनी है, केवल दिल्ली में नहीं पूरे देश में इस बात की चर्चा है कि जिस तरीके से जनता के लिए काम इस सरकार में हुआ है वो कहीं पे नहीं हुआ। आप देख रहे हैं कि हमारे जो शिक्षा में दिल्ली में केजरीवाल जी की सरकार में काम हुआ, उसकी चर्चा केवल देश में नहीं विदेशों में भी हो रही है। चाहे वो हैप्पीनेस करिकुलम हो, चाहे वो एंटरप्रेन्योरशिप का जो प्रोग्राम हो, चाहे मिशन बुनियाद हो, चाहे सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को स्कूली उसको बढ़ाने की बात हो, चाहे स्कूलों में स्विमिंग पूल बनाने की बात हो, एस्ट्रोटर्फ बिछा करके उनके लिए खेल की सुविधाएं बढ़ाने की बात हो, तो इन सब की चर्चाएं लोगों को के बीच में बहुत आम है। और हमारा रिजल्ट जो आईना होता है परीक्षा परिणाम, वो भी इस बात को साबित करता है कि दिल्ली सरकार का शिक्षा का मॉडल बहुत बेहतरीन है। सीबीएसई लगातार अपने मूल्यांकन में ये पाई कि दिल्ली सरकार का परीक्षा रिजल्ट 12वीं का 98% रहा है। अगले 1-2 सालों के अंदर 100% रिजल्ट का लक्ष्य दिल्ली सरकार का है। आपने देखा कि इसी तरीके से स्वास्थ्य के क्षेत्र में मोहल्ला क्लिनिक बनाए गए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के रूप में, जिसकी प्रशंसा यूएन में हुआ। यूएन के सेक्रेटरी जनरल एक्स आए यहाँ पर और उन्होंने भी इसकी प्रशंसा करी। निःशुल्क दवाइयाँ मिलना लोगों को, निःशुल्क खून की जांच, सभी तरीके के जितने भी तरीके की खून की जांच होती है, सभी रेडियोलॉजिकल जो जांच होते हैं, एक्सरे है, मेमोग्राफी है, पेटी स्कैन है, अल्ट्रासाउंड है, सीटी स्कैन है, सब कुछ फ्री होने का काम दिल्ली सरकार कर रही है। और साथ साथ सभी तरीके के ऑपरेशन निःशुल्क हो रहे हैं। और ये भी सुनिश्चित किया गया कि अगर आज़ादी के इतने वर्षों के बाद भी सरकारें सुनिश्चित नहीं कर पाई कि कोई आपके यहाँ ऑपरेशन कराने आए और महीने के भर के अंदर आपके यहाँ ऑपरेशन ना हो पाए, तो ये बड़े अफसोस की बात है। हम जनता की सरकार है, जनता के लोगों के लिए काम करते हैं। मुख्यमंत्री जी ने उसे निर्णय ले लिया कि अब जो है 1 महीने के अंदर अगर नहीं होगा ऑपरेशन हमारे गवर्नमेंट सेक्टर में, तो एक मोहर लगा के हमारा वहाँ नोडल ऑफिसर देगा और वहाँ जाकर के आप प्राइवेट अस्पताल में करा लीजिए ऑपरेशन, बड़े से बड़ा उसका खर्च दिल्ली सरकार उठाएगी। इसी तरीके से आपने देखा सड़क दुर्घटना योजना जो है दिल्ली सरकार का, कि किसी का भी कोई सड़क पे दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, कोई लेके जाएगा उसको बचाने के लिए, तो उसे फरिश्ता का सर्टिफिकेट दिया जाएगा, 2000 इनाम दिया जाएगा। साथ साथ में बड़ा से बड़ा जितना भी खर्च लगे वो सारा का सारा प्राइवेट या सरकारी जहाँ भी ले जाए वो दिल्ली सरकार उसको उठाएगी। इस तरीके से एसिड विक्टिम कोई हो उसका भी कोई भी जो भी इलाज का खर्च आएगा वो सरकारी या प्राइवेट में सारा सरकार उठा रही है। तो मेरा मानना है कि जनोन्मुखी होने के नाते, जनता के बीच में रहने के नाते हम जनता के जो मूलभूत आवश्यकताएं थी उसको समझ पाए। साथ में बिजली का एक मुद्दा आप देखते रहे
कि दिल्ली में बिजली एक समय पहले मुख्यमंत्री रहा करती थी, कहती थी बिजली महंगी है तो जलाना बंद कर दो। लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि आप बिजली जलाइए, बिजली का सही सदुपयोग करिए और सरकार आपके साथ खड़ी है। 400 यूनिट तक आधे रेट पर और 200 यूनिट तक फ्री रेट बिजली देने का काम दिल्ली सरकार कर रही है। और जब से हमारी सरकार आई है, आज 7 साल होने को है, बिजली का रेट 1 रुपया नहीं बढ़ा। कोई ऐसा देश में सरकार नहीं है जहाँ पे 2013 से लेकर के अब तक रेट 2 गुने से ज़्यादा भी नहीं हुए हैं। हर राज्यों में चुनाव दर चुनाव, साल 10%, 20%, 30% करके बढ़ते बढ़ते आज रेट 9 रुपया 10 रुपये यूनिट भी मिलने का काम हो रहा है। वहाँ दिल्ली में सरकार जो है हमारी 2013 के रेट पर ही आज खड़ी है। बिजली महंगे नहीं होने दी, 200 यूनिट तक फ्री देने का काम कर रहे हैं, 400 यूनिट तक जो है आधे रेट पर देने का काम कर रहे हैं। बहुत बड़ी राहत की काम है। इसी तरीके से पानी में देखिए, पानी बहुत एक मुद्दा बड़ा होता है दिल्ली में, लेकिन दिल्ली सरकार जब से आई है, बेहतर मैनेजमेंट के नाते आज पानी का न केवल बेहतर डिस्ट्रीब्यूशन किया है, 600 नई कॉलोनियों में पानी को पहुंचाया, बल्कि 20,000 लीटर पानी दे करके पानी की अपव्यय को रोका है और उनको उत्साहित किया है कि अगर आप पानी बचाओगे तो आपको इनाम के रूप में फ्री पानी 20,000 लीटर तक मिलेगा। इसमें मैं आपको सिर्फ माफ़ी चाहता हूं कि मैं इसमें रोकने का, ये जो दिल्ली सरकार के काम है ये बहुत बेहतरीन काम है। इवन हम भी जो है लास्ट लाइन की टीम इस चीज़ को अप्रिशिएट करती है। लेकिन इस सब का जो फ़ायदा जो है वो या तो लोअर मिडिल क्लास को है या बिलो पॉवर्टी लाइन या पॉवर्टी लाइन में जो है उनको ज़्यादा फ़ायदा है। इस समय हमारा मकसद जो है, जैसे पेंडेमिक के अंदर जो है लॉकडाउन लगा हुआ है, इससे मिडिल क्लास जो है जिनके कारोबार, छोटी छोटी दुकानें बंद हैं, इस वक्त वो बहुत बुरी तरीके से त्रस्त हैं। तो आपकी सरकार उसकी तरफ जो है कुछ सोच रही है? क्योंकि देखिए, आपने सब्जी बेचने की इजाज़त दे दी, फ्रूट बेचने की इजाज़त दे दी, सोशल डिस्टेंसिंग तो हमारे को वहाँ पर भी देखने को नहीं मिली। तो कुछ रेस्ट्रिक्शन के साथ अगर दुकानें खुल जाएँ तो ये मिडिल क्लास अपने आप को पाल लेगा और अपने साथ जुड़े हुए 4-6 जो पेट उसके साथ जुड़े होंगे उसे भी पाल लेगा। बहुत बेहतर, आप लोग को धन्यवाद कि आप ये महसूस करते हैं कि दिल्ली की सरकार, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बहुत बेहतर काम कर रही है। साथ में मैं कहना चाहता हूँ कि जो बिजली पानी का काम है, ये दिल्ली के लगभग 85% लोगों को, 90% लोगों को छू रहा है। तो ये ऐसा कहना कि किसी सेगमेंट को नहीं छू रहा है। दिल्ली सरकार का जो काम है वो हर सेगमेंट को ध्यान में रख कर किया जा रहा है। कहीं भी किसी के साथ कहीं कोई व्यवहार अलग सा ना हो, तो इसलिए हर पॉलिसी में समान व्यवहार रखा गया है। जिस तरीके से हमने देखा कि दिल्ली की सरकार में जो हेल्थ पॉलिसी है, हेल्थ फॉर ऑल है, चाहे पैसे वाला हो चाहे गरीब हो, जो दिल्ली सरकार के पास आके इलाज कराना चाहता है उसका निःशुल्क इलाज दिल्ली की सरकार सुनिश्चित करेगी। उसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। तो साथ में आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार से कह रहे थे मिडिल क्लास क्या कर रहे हैं, देखिए मिडिल क्लास में भी बहुत सारे लोग ऑटो चला रहे हैं, टैक्सी ड्राइवर हैं, बहुत सारे ई रिक्शा के चालक हैं। उनको हमारी सरकार ने, आपने देखा कि लगातार 5-5 हज़ार रुपये उनके खातों में पिछले लॉकडाउन में भी डालने का काम किया और इस बार आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने फिर घोषणा किया और लोगों के खाते में आ भी गया वो पैसा। इसी तरीके से जो लेबर्स हैं, जो काम करने वाले अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, उसमें उनके भी खाते में 5-5 हज़ार रुपये डालने का काम किया है। दिल्ली की सरकार अब जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, किराएदार हैं दिल्ली में, जिनके पास आधार कार्ड है, उन लोगों को भी अगले 1-2 दिन में राशन मुहैया कराने का काम बिल्कुल शुरू हो गया है। युद्ध स्तर पे सारी तैयारियां हो चुकी हैं। तो साथ साथ एक चीज़ देखने को मिल रहा है कि जहाँ पे केंद्र की सरकार ने वैक्सीन के नाम पर केवल शोर मचाने का काम किया और किसी भी राज्य सरकार को कोई वैक्सीन निःशुल्क देने का काम नहीं किया, वहाँ दिल्ली की सरकार आगे आके खड़ा होकर के आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि जो भी खर्च आएगा वैक्सीन पर वो दिल्ली की सरकार खर्च करेगी और निःशुल्क वैक्सीन उपलब्ध कराएंगे लोगों को। तो आज दिल्ली के लोगों को निःशुल्क वैक्सीन उपलब्ध हो पा रहा है और बस ये है कि केंद्र सरकार से लगातार मांग की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन वो उपलब्ध कराएं, ताकि बहुत जल्दी 2 महीने के अंदर अंदर हम सबको वैक्सीनेट कर पाएँ, ताकि जो अगले लहर की संभावनाएं हमारे वैज्ञानिक, हमारे डॉक्टर्स, हमारे इंजीनियर्स
अलग अलग तरीके के डाटा इंटरप्रेटर लोग कर रहे हैं, उस मुताबिक हम अपने आप को तैयार रखें। और वैक्सीनेशन ही एक बहुत बड़ा हथियार है। विदेशों में बहुत सारी सरकारों ने वैक्सीनेट करके अपने लोगों को इस दूसरी लहर से अपने देश को बचा पाए हैं। तो मेरा केंद्र सरकार से आज आपके लास्ट लाइन न्यूज़ के माध्यम से अपील भी है कि हाथ जोड़ के कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन दिल्ली के लोगों के लिए दें। दिल्ली के मुख्यमंत्री आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी तैयार हैं। 2 महीने के अंदर अंदर हम सभी दिल्ली के लोगों का अगर आपने टीका दे दिया तो हम वैक्सीनेशन कर पाएंगे, ताकि तीसरी लहर जैसी कोई चीज़ को आने से रोका जा सके। तो ये सब तमाम काम है जो दिल्ली सरकार लगातार लगी हुई है। कोरोना में लोगों का उत्साह बना रहे, कर्मचारियों का, लोग काम करते रहें। तो जो कोरोना योद्धा है उनके लिए 1 करोड़ रुपए का सम्मान राशि रखी गई है, जो काम अपने कर्तव्य निष्ठा को करते हुए, कोरोना से जंग लड़ते हुए, लोगों को बचाते हुए अगर कहीं अब उनका शहादत हो रहा है तो उनको शहीद का दर्जा दिया गया। इससे भी हमारे डॉक्टर्स को, हमारे चिकित्सा कर्मचारियों को, हमारे तमाम दिल्ली पुलिस से लेकर के सफाई कर्मचारियों तक को इससे कहीं ना कहीं प्रोत्साहन मिल रहा है कि वो काम कर पाएँ। उनके पीछे एक सरकार बैकअप के रूप में खड़ी है। तो मैं मानता हूँ कि कोरोना के दौरान भी जिस तरीके का माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्य रहा, चाहे वो देश का पहला प्लाज्मा बैंक बनाने का काम हो, चाहे वो प्लाज्मा थेरेपी शुरू कराने की बात हो, चाहे होम आइसोलेशन को देश में पहली बार इंट्रोड्यूस करने की बात हो, घर घर लोगों को जो है ऑक्सीमीटर पहुंचाने की बात हो, दवाइयाँ पहुंचाने की बात हो, दिल्ली सरकार लगातार किस संकल्प रही है। और हम लोगों को भी लगातार उनका निर्देश रहा है, सारे एमएलएस को, सारे पार्टी के वर्कर्स को, कि इस महामारी के काल में एक भारी दुख के समय में आप लोग लगातार ज़मीन पर रहिए, लोगों की सेवा करिए, लोगों की मदद करिए, लोगों को ऑक्सीजन के सिलेंडर उपलब्ध कराइए, कंसंट्रेटर उपलब्ध कराइए, ऑक्सीमीटर उपलब्ध कराइए, खाना उपलब्ध कराइए, कच्चे राशन उपलब्ध करा सकते हैं, लोगों को वैक्सीनेशन के लिए जागरूक करिए। हम लोग लगातार लग करके वो काम कर रहे हैं और इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का जो आदेश है वो प्रेरणा के रूप में हम लोगों के लिए हमेशा उनका जो कार्य है, हमेशा इस कोरोना के काल में भी वो लगातार खुद शुगर से पीड़ित व्यक्ति हैं, लेकिन लगातार उन्होंने अपने जीवन की चिंता न करते हुए लगातार अस्पतालों में जाकर चेकिंग करने का काम किया, एक एक जगह एक एक स्कीमों का जो है सुनिश्चित करने का काम किया। ये काम बहुत साधारण काम नहीं है और ये पूरे दिल्ली के लोग ही नहीं, पूरे देश के लोग इसका अप्रिसिएशन कर रहे हैं। साउथ कोरिया के लोगों ने भी, वहाँ के एम्बेसी ने भी इस बात का प्रशंसा किया है, प्रशंसा पत्र दिया कि होम आइसोलेशन मॉडल जो है कोरोना का बहुत शानदार मॉडल जो है अरविंद केजरीवाल जी की सरकार का देन है। अच्छा सर, एक चीज़ मैं और जो है आपसे पूछना चाहूँगा। वैसे इस जो है महीने जो है थोड़ा सा ढील दे के लॉकडाउन में जो है कुछ और संस्थान को खोलने का प्रोग्राम है दिल्ली सरकार का? देखिए, दिल्ली सरकार ने अभी सरकारी काम और जो सरकारी कार्य थे रुके पड़े थे उसको, और जो हमारे निर्माण क्षेत्र और फैक्ट्रियाँ, औद्योगिक क्षेत्र, उसको खोलने का काम किया है। सरकार इस खोलने के दौरान सतर्क भी है कि जिस मेहनत से दिल्ली वालों ने 1 महीने सरकार का साथ दिया, अपने घरों में रहे, सोशल डिस्टेंस का पालन किया, मास्क पहना, आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी ने जो भी लोगों से प्रार्थनाएं की, निवेदन किया, उसको फॉलो किया दिल्ली के लोगों ने, और पूरे दिल्ली के लोग मिल करके इस कोरोना को हराने में लगभग कामयाबी की तरफ बढ़ चुके हैं। तो खोलने के दौरान हम खोलना भी आवश्यक है और सतर्कता भी ज़रूरी है। इस दोनों के बीच में सामंजस्य बैठा करके माननीय मुख्यमंत्री जी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि व्यापारियों को लगातार सलाह आया है कि आगे दुकानें वगैरह खुलनी चाहिए, तो उस पर भी दिल्ली सरकार ने विचार किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर सहमत है कि धीरे धीरे करके दिल्ली अनलॉक की तरफ जाना चाहिए। लोगों ने बहुत साथ दिया है, अब सरकार उनके एक एक सजेशन पे विचार करके आगे, और मुझे लगता है कि जिस तरीके से 400-500 केस अब रह गए हैं
अब बहुत दिन नहीं रह गए हैं कि अगले हफ्ते से मुझे लगता है कि व्यापारिक प्रतिष्ठान कुछ नियमों के साथ खुलने शुरू हो जाना चाहिए। और जिसका आपने देखा कि कल कमला नगर मार्केट एसोसिएशन के साथ मीटिंग करके हमने उसकी तैयारियां भी शुरू करी है और लगातार सारे दुकानों के आगे पीडब्ल्यूडी के माध्यम से गोले भी खींचने शुरू किए हैं ताकि अगर दुकानें खुले तो सोशल डिस्टेंस वो गोले जो है में लोग रुक करके लाइनों में आकर के वो जो है दुकानों में ख़रीदारी कर सकें और लोग कोरोना के इस जंग में जो हम जीत चुके हैं लगभग, तो उसको फिर से कहीं वापसी का कोई मौका न मिले। तो इस तरीके से अभी देखा जाए तो हम मीडिया के कर्मी भी, मैं उनको भी धन्यवाद करना चाहता हूँ आज कि उन लोगों ने लगातार कवरेज किया। इस दौरान सरकार के जो काम रहे उसको लोग देख पाए, जिस तरीके से लगातार, और जहाँ कमियां भी रही वहाँ बताने का काम किया और समय रहते हुए उसको भी ठीक किया जा सका। तो तमाम वो सफाई कर्मचारी, वो हमारे शिक्षक जो इसमें लगे हुए हैं, हमारे कोरोना योद्धा डॉक्टर, स्वास्थ्यकर्मी, तमाम दिल्ली सरकार के और केंद्र सरकार के और पुलिस के अधिकारीगण, कर्मचारीगण और एमसीडी के जो भी लगे रहे इस कोरोना के जंग में, सभी बधाई के पात्र हैं। मीडिया के बंधु भी बधाई के पात्र हैं कि आप सब मिल करके दिल्ली सरकार का साथ दिए और सरकार लगभग इस कोरोना को हराने के लिए जो जो आवश्यक चीज़ें थी उसे करने में कामयाब रही है। दिल्ली की जनता को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने साथ दिया है। आप सबके प्यार, मोहब्बत और साथ से ही आज इस स्टेज तक हम पहुँचे हैं। थोड़ा सा और अगर आप साथ देंगे तो इसे पूरी तरीके से ख़त्म किया जा सकता है। सर, एक लास्ट क्वेश्चन जो है, वैसे तो टाइम बहुत हो गया लेकिन एक लास्ट क्वेश्चन फिर भी मैं आपसे पूछना चाहूँगा। एक दिल्ली सरकार को महंगाई की तरफ भी जो है काम करना चाहिए। जिस तरीके से जो है पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, और देखिए अनफॉर्चुनेटली नोबडी इज़ डूइंग एनीथिंग फॉर दैट। जो टैक्सेस हैं, दिल्ली गवर्नमेंट के ऊपर भी इल्ज़ाम लगता है कि जो है सिर्फ सेंटर के पास टैक्स नहीं जाता। अगर पेट्रोल का एग्जांपल लें, उसकी जो बेस वैल्यू जो है, बेस वैल्यू बहुत कम है और टैक्सेस दिल्ली सरकार के पास ज़्यादा आता है, सेंटर के पास कम आता है। तो सेंटर कुछ कॉम्प्रोमाइज़ कर ले जिससे कि जो है यही चीज़ महंगाई को कम करने के अंदर मदद कर सके। देखिए, आपको पता है कि पीछे भी इस तरीके के आरोप लगाए गए थे और आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में देश में अगर अलग अलग राज्यों में पेट्रोल और डीजल के दामों का मूल्यांकन देखेंगे किया जाए हमारी सरकार से, तो वो अपेक्षाकृत कम है। हमारी सरकार ने पीछे भी डीजल और पेट्रोल पे जो टैक्स था दिल्ली सरकार का, वो एक बड़े स्तर पे उसको घटाने का काम किया था, लगभग 13 रुपये कम करने का काम किया था। उसी का परिणाम है कि आज दिल्ली में जो है 84 रुपीज़ के लगभग का आपको मिल पा रहा है पेट्रोल। महाराष्ट्र में आपको 101 रुपीज़ है। अलग अलग राज्यों का, अभी आप मध्य प्रदेश में जाइए तो 100 रुपये का है। तो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार ने जो अपने लोगों को राहत देने का हिस्सा था, उसको लगभग 13 रुपये तकरीबन टैक्स वापस लेने का काम किया। अब समय केंद्र सरकार का है। केंद्र सरकार को इस पर लगाम लगाना चाहिए। जो पेट्रोल और डीजल के, गैसों के दाम बढ़ रहे हैं लगातार, और निश्चित रूप से ये माना जाना चाहिए कि केंद्र सरकार इस पर अंकुश लगा सकती है। इसको देखा जाए तो बंगाल का चुनाव जब था, बंगाल के चुनाव के 3 महीने के दौरान लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों पे सरकार ने अंकुश लगाए रखने का काम किया, और जैसे ही चुनाव हुआ फिर से रेट बढ़ने शुरू हो गए। तो ये तो सरकार केवल कहती है कि मार्केट फोर्सेस के हाथ में है, हम नहीं तय करते जी। अब तो ये तो मैं मानता हूँ कि खोखली बातें हैं। सरकार को इसके लिए प्रयास करना चाहिए। तमाम तरीके से इसके उपकर भी लगाए गए हैं, उस उपकर को भी कम किया जा सकता है। तमाम प्रकार के टैक्सेस जो केंद्र सरकार ने लगा रखा है उसको भी कम किया जा सकता है।
और तत्काल प्रभाव से इस पर महंगाई पर इस पर रोक लगाया जाना चाहिए, क्योंकि पेट्रोल डीजल और गैस के दाम बढ़ने से हर तरीके के खाद्य पदार्थ, हर तरीके के खाद्यान्न, हर तरीके के वस्तुओं पर, चाहे वो निर्माण कार्य में प्रयोग हो रहे हों, चाहे वो किसी प्रकार के एक्टिविटीज़ में, तो वो ढुलाई के माध्यम से जुड़े हुए हैं, तो वो रेट बढ़ता है उससे। तो इस पर अंकुश लगाना बहुत ज़रूरी है, ताकि आगे खाद्य पदार्थों पर और अन्य चीज़ों की जो इन्फ्लेशन बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है मार्केट में, उसको रोका जा सके। केंद्र सरकार को तत्काल इस पर प्रभाव से काम करना चाहिए। और ये सरकार जब से आई है, मुझे लगता है कि आज के 7 साल पहले अगर हम जाएं तो 2012 में मुझे याद है कि 42 रुपये डीजल का रेट था, और आज के डेट में डीजल का रेट 80 रुपये बिक रहा है। तो इस सरकार ने दूसरा कार्यकाल पूरा नहीं किया अपना, लेकिन डबल से भी ज़्यादा की तरफ जो है डीजल का दाम बढ़ गया, जिससे किसान लगातार परेशान है, व्यापारी परेशान है, ढुलाई बढ़ रहा है, हर चीज़ का दाम बढ़ रहा है। आज कृषि कानून की बात हम चर्चा इसी संदर्भ में करना चाहता हूँ कि कृषि कानून भी मैं देश के लोगों को बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से, अगर ये पास हो गया तो ये डीजल और पेट्रोल पे जैसे कहते हैं कि हमारे हाथ में नहीं है, ऐसे ही खाद्यान्न, गेहूँ, चावल, मक्का या उससे बने हुए उत्पाद, ये सारे चूँकि आवश्यक वस्तु अधिनियम से बाहर किए जा रहे हैं, तेल, अगर आवश्यक वस्तु अधिनियम से इन सबको बाहर कर दिया गया खाद्यान्न को, तो आने वाली समय में ये सरकार आपसे कहते हुए नज़र आएगी कि जी हमारे पास तो आटा का जो रेट बढ़ रहा है उसको नियंत्रित करने का कोई मैकेनिज्म नहीं है, क्योंकि मार्केट फोर्सेस के हाथ में जा रही है। तो ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल को बाहर किया गया उस वस्तु अधिनियम से, और आज आप देख रहे हैं कि किस तरीके से इसकी महंगाई रोक पाना एक मुश्किल सा काम हो रहा है, और हर चीज़ गरीबों की थाली से दूर होता जा रहा है। ऐसे ही केंद्र सरकार आपके खाने पर भी एक पहरा लगाने जा रही है। आप सतर्क हो जाइए। किसान आंदोलन एक बहुत वाजिब प्रश्नों के साथ खड़ा है कि अनाज को आवश्यक वस्तु अधिनियम से बाहर करना देश के साथ बहुत बड़ा धोखा है, और किसानों को अपनी उपज का वाजिब मूल्य ना मिले, ये बहुत बड़ा धोखा है। इसलिए जो सरकार ये कह के आई हो कि मैं आकर के केंद्र में स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने का काम करूँगा, C2+50, वो स्कीम लागू होना चाहिए। आज केंद्र सरकार को किसान आंदोलन को कुचलने की कोशिश नहीं करना चाहिए, बल्कि किसान आंदोलन को अप्रिशिएट करना चाहिए, और किसान कानूनों को जो काले कानून है वापस लेना चाहिए। नहीं तो उसका हश्र भी डीजल, पेट्रोल और केरोसिन और गैस की तरह होने वाला है। मैं आज आपके चैनल के माध्यम से लोगों को आगाह करना चाहता हूँ। तो बचाइए देश को। ये सरकार बहुत ही खतरनाक नक्शे कदम पे चल रही है। कुछ खास अपने पूंजीपति साथियों, जिसके बारे में पूरे देश के लोग जान रहे हैं कि 2-3 लोग हैं जिनके हाथों लगातार देश को गिरवी रखने का काम केंद्र सरकार करने जा रही है, वो काम रोके, जनता के मुद्दों पर ज़्यादा ध्यान दे। महंगाई जो महंगाई है उस पर लगाम लगाए, जो स्कूली शिक्षा है उस पर ध्यान दे, जो बिजली के मुद्दे हैं उस पर ध्यान दे, जो हेल्थ सेक्टर में जो सुधार होना चाहिए उस पर ध्यान दें। आज सरकार केंद्र की केवल हिंदू और मुसलमान के नाम पर, गाय और गोबर के नाम पर और लोगों को उलझा के रखने का काम कर रही है, मंदिर और मस्जिद के नाम पर उलझा के रखने का काम कर रही है। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है लोगों की जान बचाने के लिए हेल्थ पे काम करिए, ऑक्सीजन के प्लांट लगाने पर काम करिए, आप काम करिए शिक्षा के प्रसार के लिए, आप काम करिए गांव-गांव में पानी पहुंचाने का, आप काम करिए जो है गांव-गांव में बिजली पहुंचाने का, आप काम करिए जो है मनरेगा को आगे बढ़ाने का, जिससे लोगों को रोज़गार मिले, आप काम करिए औद्योगिक जो विकास का दर
ठप हो गया आपकी सरकार में आने के बाद, माइनस में चला गया औद्योगिक विकास दर। उस औद्योगिक विकास दर को फिर से 10% पहुंचाने की ज़रूरत है, तब जाकर देश आगे बढ़ेगा। ये हिंदू मुसलमान, ये मंदिर मस्जिद और ये आपस में फसाद करा करके, लड़ा करके देश में लोगों का कोई भला होने, लोगों को जोड़ने से देश बढ़ता है, लोगों को बांटने से देश आगे नहीं बढ़ता है। तो केंद्र सरकार उम्मीद करती है कि इस पर ज़रूर, महंगाई जो बढ़ रही है उस पर ध्यान देगी, और अगर ये ध्यान नहीं देते हैं तो आने वाले समय में जिस तरीके से बंगाल में लोगों ने इनको जवाब दिया है वापस भेज करके, ऐसे ही लोकसभा चुनाव में भी इनको वापस भेजने का काम करेंगे। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने लास्ट लाइन के सामने अपने विचार रखे सर। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आपने देखा अखिलेश त्रिपाठी जी के साथ हमारी बहुत सारे विषयों पे बातचीत हुई। हमारा मेन फोकस जो है वो मिडिल क्लास के ऊपर था, क्योंकि मिडिल क्लास इस वक्त जो है पेंडेमिक की वजह से, लॉकडाउन की वजह से ज़्यादा सफ़र कर रहा है। हमारा सुझाव जो है केंद्र सरकार को भी जो है दिल्ली सरकार के माध्यम से ये था कि पेट्रोल के भी जो है प्राइस के अंदर अगर ऊपर नीचे हो जाए तो यहाँ पर भी महंगाई जो है कम होगी और हमारी आम जनता त्रस्त होने से बच जाएगी। उम्मीद है हमारे जनप्रतिनिधि इस तरफ विचार देंगे और इसे सुधारने की कोशिश भी करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। कैमरामैन मुन्ना भाई के साथ मैं अब्दुल बासित, लास्ट लाइन न्यूज़, दिल्ली।